मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनोस एंड वोल्केनिसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनके लिए भी इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही एक ऐसी घटना है। आए दिन हमें न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चलता रहता है कि किसी स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो काफ़ी एक लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है कि आखिर यह प्रक्रिया होती कैसी है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए आज के इस अध्याय में हम लोग बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया का, और इसके टोटल 3 पार्ट्स होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने हेडलाइंस लिख दी हैं पार्ट 1 के अंतर्गत, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा ये चैप्टर पार्ट 1 बड़ा हो जाएगा और इस अध्याय को ज़्यादा बड़ा न करते हुए नॉर्मल अगर हम रखें तो हम लोग इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनो, और पूरी जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, जो भी मटेरियल जो निश्चित पदार्थ है वो ज्वालामुखी का जो हमारा सेकंड पॉइंट है, और तीसरा पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। 3 चीजें हम लोग आज करेंगे, ठीक है। जो उसके बाद की चीजें लिखी हुई हैं जैसे टाइप्स ऑफ वोल्केनो और सम एग्जांपल्स ऑफ इम्पोर्टेंट वोल्केनो, ये चीजें हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और जो हम लोगों का पार्ट 3 होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम लोग जो इससे बनने वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट, जो निश्चित पदार्थ है और ज्वालामुखी के एंगल, ये 3 चीजें हो जाएंगी। सेकंड पार्ट में इसके प्रकार और इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कह सकते हैं ज्वालामुखी का कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पाए जा रहे हैं, क्या वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन। और जो थर्ड पार्ट है उसमें इससे बनने वाले लैंडफॉर्म्स, क्योंकि अगर मैं जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं अगर हम एक ही पार्ट में करते तब तो ये जो पूरा अध्याय वो 2-3 घंटे का हो सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसमें हैं। जब आप पार्ट्स में जाएंगे तो आपको कम से कम 8-10 तरीके के पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लैंडफॉर्म्स आपको कम से कम 10 से 12 तरीके के मिलेंगे। अब हर लैंडफॉर्म के बारे में आप थोड़ी थोड़ी भी अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से हम लोग की रणनीति बिल्कुल ठीक है। हम लोग आज के इस पार्ट 1 में बेसिक को देखेंगे, पार्ट 2 में टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हम लोग का पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग इससे बनने वाले लैंडफॉर्म्स की स्टडी करेंगे। इससे हमारे चैप्टर्स भी छोटे छोटे रहेंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बोरिंग भी नहीं होगा। तो चलिए अब बिना समय को नष्ट किए हम लोग डायरेक्ट अपने पार्ट 1 को शुरू करते हैं। और पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनो एंड रीजन बिहाइंड द प्रोसेस। मतलब कि पहले पॉइंट में मैंने 3 चीजें लिखी हैं, वोल्केनिसिटी क्या होती है, वोल्केनो क्या होता है, और किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो बहुत सारे लोग तो दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जनरली बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकले, ज्वाला निकले ऐसा मुख, सिंपल सा इसका मतलब है। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी, इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ज्वालामुखी क्रिया में हम जनरली पृथ्वी के अंदर गैस और लावा के बनने से लेकर के पृथ्वी के भीतर तथा बाहर उनके प्रकट होने की सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी का मतलब सिर्फ उस मुख से होता है जहां से यह मटेरियल आ रहा है। और अब मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ज्वालामुखी वोल्केनो का मतलब सिर्फ वो एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म जहां से ज्वालामुखी का मतलब
वहां से जहां से वो मटेरियल अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है, वो मुख। ओके, लेकिन जो हम लोगों का ज्वालामुखी क्रिया है, इसमें हम सिर्फ उस मुख को नहीं देख रहे हैं। इसमें ज्वालामुखी में के बाद जब क्रिया शब्द लग गया, तो मतलब हम सारी चीजें को ऐड कर देंगे। हम पृथ्वी के अंदर जब गैस बना, जब लावा की उत्पत्ति हुई और वो चीजें ऊपर की ओर उठी, बाहर आ गई, ये पूरा का पूरा जो हम लोग का प्रोसेस होता है, इसको हम ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। और ये डिफिनेशन है उलरीज तथा मॉर्गन की, बहुत ही फेमस जियोग्राफर्स उलरीज तथा मॉर्गन की डिफिनेशन है। तो बहुत ये सही डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को आप याद कर लें। अगर मैं फिर से इसको बता दूं, ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। बहुत ही सरल डिफिनेशन है। ज्वालामुखी का मतलब सिर्फ वो मुख, वो क्षेत्र जहां से वो चीजें आ रही हैं, ठीक। और जब उसमें आप क्रिया शब्द जोड़ देंगे, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया मतलब वोल्केनिसिटी, उसमें जो भी गैस लावा अंदर बना, निकला, बाहर प्रकट हो गया, ये पूरा लंबा जो होल प्रोसेस है वो ज्वालामुखी क्रिया में हो जाएगा। और जब हम सिर्फ और मुख की बात कर रहे हैं तो वो ज्वालामुखी हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है वोल्केनो में और वोल्केनिसिटी में, ज्वालामुखी में और ज्वालामुखी क्रिया में। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी डिफिनेशन है। और अगर हम इसकी इंग्लिश डिफिनेशन भी देख लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इंग्लिश मीडियम के हो, तो आइए देख लीजिए। द टर्म volcanicity covers all those processes in which molten rock, material or magma rises into the crust or is poured out on its surface there to solidify as a crystalline or semi-crystalline rock. फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर आपको वल्केनिज्म VULCANISM ये शब्द भी मिलेगा। तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि अभी तो मैंने वोल्केनो देखा था, फिर मैंने वल्केनिसिटी देखा, तो चलिए दो टर्म्स तो आपको समझ में आ गए। ये वल्केनिज्म क्या है? तो फ्रेंड्स, वल्केनिज्म जो है वल्केनिसिटी ही होता है। वोल्कैन मतलब कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया के लिए दो शब्द हैं, एक वल्केनिसिटी है, एक वल्केनिज्म है। वोल्केनिसिटी शब्द काफी फेमस है। जो वोल्केनिज्म है, इसका यूज वॉर्सेस्टर महोदय ने किया था। वॉर्सेस्टर एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफर है और इन्होंने ज्वालामुखी क्रिया के लिए वोल्केनिज्म शब्द का यूज किया था। कॉन्सेप्ट वही है, वही चीज इन्होंने भी बताई है कि ज्वालामुखी क्रिया में जो भी मटेरियल है वो धरातल की तरफ या धरातल पर आने तक की सभी प्रोसेस को हम ऐड कर रहे हैं उसमें। तो जो बात उलरीच मॉर्गन ने बताई वही बात वॉर्सेस्टर ने भी बताई है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने वोल्केनिसिटी कहा है और इन्होंने वोल्केनिज्म कहा है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स को देखते हैं वीडियो की, जिससे आपका ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी तो क्या है, अभी तो आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, डेफिनेशन को देख लिया। अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं आपका, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ज्वालामुखी एक गोल आकार का छिद्र या खुला भाग होता है, जिससे होकर के पृथ्वी के अंदर से गैस, लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़े इत्यादि बाहर की ओर निकलते हैं। और ये चीजें आप जनरली जानते ही होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। एक बेसिक ये डिफिनेशन है, ज्वालामुखी एक प्रायः एक ऐसा मुख, एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के अंदर से क्या क्या निकलता है, गैसेस निकलती हैं। अभी हम आगे उसके डिटेल में स्टडी करेंगे क्या क्या निकलता है। यहाँ हम एक नॉर्मल जनरलाइज वे में पढ़ रहे हैं। गैसेस निकलती हैं, लावा निकलता है, और जब वो तोड़ते हुए निकलता है पृथ्वी के अंदर से, तो बहुत सारे चट्टानों के टूटे फूटे पदार्थ भी निकलते हैं। तो ये सारी चीजें निकलती हैं इससे और धरातल पर प्रकट होती हैं। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी
का पूरा एक मैंने जनरलाइज वे में आपको बता दिया। और डिफरेंस आपको पता ही है, ज्वालामुखी का मतलब वो मुख, और ज्वालामुखी क्रिया का मतलब पूरा होल प्रोसेस। ठीक, मतलब होल प्रोसेस का मतलब गैस बनने, लावा बनने से लेकर के उसके बाहर प्रकट होने तक की पूरी प्रक्रिया ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। और एक चीज छोटी सी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज होंगे मैग्मा और लावा में। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा मटेरियल है बिल्कुल गर्म, जो अभी पृथ्वी के अंदर है लिक्विड, वो जब तक पृथ्वी के अंदर रहेगा तब तक तो हम उसे नाम देंगे मैग्मा। ठीक है, जैसे ही वो धरातल पर प्रकट होगा हम उसे कहेंगे लावा। तो ये एक इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है, बस नाम में डिफरेंस होता है। पहले हम उसे मैग्मा बोलते हैं और बाद में हम उसे लावा कहते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं, और अब मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं उन क्लिप्स को देखने के लिए जो मैंने स्पेशली आपके लिए रखी हुई हैं इस अध्याय में, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं क्लिप्स को। फ्रेंड्स, क्लिप्स को देखने के बाद तो आपका कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एक आपके मस्तिष्क में एक इमेज तो बनी गई होगी ज्वालामुखी की। और अब आइए हम लोग जो हमारा पहले वाले हेडिंग में आखिरी चीज थी, वो थी इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या इसमें कार्य करता है। आगे अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ज्वालामुखी की, भूकंप की इत्यादि की बहुत ही सटीक व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी करती है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से ही हम लोग ये जो हमारा ज्वालामुखी है इसको बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जनरली आप इस फिगर में देख ही रहे होंगे। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप यहाँ पर आपको इतना मैटर पर्याप्त रूप से समझा दूंगा जो कि अगर ज्वालामुखी पे प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। एक प्लेट आपको इस साइड दिख रही है और एक प्लेट आपको दूसरे तरफ देखने को मिल रही है। इसमें होगा क्या कि जो हमारी हैवी प्लेट होगी, जैसे पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिए नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारी नज़का प्लेट है वो एक ओशनिक प्लेट है और हैवी है, और जो कि सबडक्ट हो रही है, जिसका कि सबडक्शन हो रहा है। और जो हम लोग की साउथ अमेरिकन प्लेट है दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, हल्की प्लेट है। और जब ये नज़का प्लेट अंदर जाएगी तो एक स्थान पे जा करके जब बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाएगी, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है बेनी ऑफ जून। जब उस स्थान तक ये चली जाएगी तो वहां पर इसकी मेल्टिंग होगी,
और वही जो रॉक का पार्ट है जो अंदर की ओर गया है, मतलब कि जो प्लेट का पार्ट अंदर की ओर गया है, जब उसमें मेल्टिंग की प्रोसेस होगी तो वही बाहर की ओर निकलेगा एक ज्वालामुखी के रूप में। और इसीलिए हमको साउथ अमेरिका में बहुत सारे जो हमारा एंडीज माउंटेन है वहां पर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ठीक। और ये जो कह सकते हैं कि और ये जो पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस है जहाँ से जो मैग्मा है, मतलब कहने का मतलब जो वो रॉक जो प्लेट का पार्ट है वो पिघल रहा है और मैग्मा इत्यादि का फॉर्मेशन हो रहा है और वो ऊपर की ओर पुश कर रहा है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है एस्थेनोस्फीयर में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से काफ़ी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी का जो बेसिक पॉइंट यहाँ पर है वो यही है कि टक्कर हो रही है प्लेट्स में बिटवीन ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसा कि इस एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट एंड नाज़का प्लेट। इसके पश्चात जो नाज़का प्लेट है उसका यहाँ पर आपको सबडक्शन देखने को मिल रहा है और अर्थात छेपड़ अर्थात वो नीचे की ओर जा रही है और एक पर्टिकुलर एक कह सकते हैं गहराई में जाने के पश्चात उसमें जो मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाने के दौरान टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जब उसमें मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है बेनी ऑफ जोन या कह सकते हैं एस्थेनोस्फीयर वाला जो एरिया है वहाँ पर, और जो कि हमारा एस्थेनोस्फीयर है दैट इज किस स्टेज में है वो हमारा सेमी लिक्विड अर्ध तरल अवस्था में हम समझ सकते हैं उसको। तो ये रहा एक प्रकार का कह सकते हैं जो बिहाइंड द प्रोसेस, द स्टोरी बिहाइंड द प्रोसेस, मतलब पूरी कहानी जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उसके पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब हम लोग डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे बात करेंगे तो ये चीज़ें हम लोग फिर से वहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर और इसकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं करनी होगी इस चैप्टर में। थोड़ा सा आप एक जनरल सा ये जो फिगर है इसको बना देंगे और जो भी बातें बताई गई उसको थोड़ा सा बता देंगे। डिटेल ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी डिटेलिंग हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर पूरा ज़्यादा डिटेल में इस पे बात होगी कि अलग अलग तरीके के जो हमारे प्लेट के किनारे हैं, जिसमें कि हम लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक जनरलाइज वे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था। तो ये इस प्रकार से ज्वालामुखी की क्रिया के लिए हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग को एक चीज और यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी कि ये तो हो गया आपका विस्फोटक प्रकार के जो होते हैं जो केंद्रीय उत्पीड़न, लेकिन एक टर्म और कभी कभी आपने सुना होगा, आगे जब हम लोग टाइप्स देखेंगे तो वहां पर भी उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी वो चीज क्लियर कर देना बेहतर होगा, क्योंकि अभी हम लोग ज्वालामुखी को बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। तो इसमें एक होता है हम लोगों का फिशर इरप्शन, और सेकंड जो होता है हम लोग का सेंट्रल इरप्शन। तो सेंट्रल इरप्शन तो हम लोगों ने अभी देख लिया, जो भी हम लोगों ने प्रोसेस देखा है ये सेंट्रल इरप्शन का प्रोसेस है। अब जो हम दूसरा प्रोसेस देखने जा रहे हैं ये फिशर इरप्शन का प्रोसेस है। फिशर इरप्शन मतलब दरारी उद्गार। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि अभी हमने क्या देखा था कि दोनों प्लेट्स जो है वो आमने सामने आ रहे थे, तो एक प्लेट का उसमें हमें सबडक्शन देखने को मिल रहा था, फिर वो नीचे जा रहा था, मेल्ट हो रहा था, फिर वो मटेरियल ऊपर की ओर आ रहा था। तो दैट इज सेंट्रल इरप्शन। और जो हम लोग का फिशर इरप्शन है, फिशर इरप्शन का कॉन्सेप्ट इससे भी ज़्यादा ईजी है। उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी हमारी जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि जो भी दोनों प्लेट्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन, बोथ आर मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। दो अलग अलग दिशाओं में उनका मूवमेंट हो रहा है, इससे एक दरार का फॉर्मेशन हो रहा है और अंदर से जो भी मटेरियल है वो बाहर की ओर आ रहा है। तो जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर एक मार्जिन हम लोग का आएगा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, रचनात्मक प्लेट किनारा, वहां पर भी ये चीज आएगी। तो काफी डिटेल में हम उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ जनरली इतना समझ सकते हैं कि प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रहा है वो अलग अलग दिशा में हो रहा है, एक प्लेट इस साइड तो दूसरी उस साइड, और इससे क्या होगा
इससे जो भी मटेरियल है वो सीधे सीधे बाहर की ओर निकल आएगा। तो ये फिशर इरप्शन है, ये शांत तरीके से होता है, इसमें कोई बहुत धमाका इत्यादि नहीं होता, विस्फोट। और दूसरा जो हम लोगों ने अभी सेंट्रल इरप्शन देखा था वो तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। और ये बेसिकली इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी हम देखेंगे और यहाँ पर भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हम कह सकते हैं जो हमारा अटलांटिक ओशन में जो हम लोग की नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट है और इधर हमारी यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट जो मूवमेंट कर रही हैं वो वेस्ट की ओर कर रही हैं और यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट उसके जस्ट विपरीत कर रही हैं। तो बीच से जो दरार बन रही है वहीं पर फॉर्मेशन हुआ है किस चीज़ का, वहां पर हुआ है आपका फिशर इरप्शन। अंदर से निकला है जो भी अंदर का मटेरियल है मैग्मा इत्यादि, और उसके जमने से इस वक्त जो हमें वहां पर एक लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। जब हम लोग ओशनिक बॉटम रिलीफ पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, जो कि एस के आकार में ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है। वहाँ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, डाल्फिन उभार, चैलेंजर उभार, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट उभार हैं, तो जो कि उससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो उसके बारे में अभी हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि अंदर से मटेरियल के निकलने से, उसके जमने से जो भी मैग्मा इत्यादि निकला वो जम गया, तो वहाँ पर फिर हम लोगों का मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि जो प्लेट्स हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, और उधर से हम लोगों का ये दोनों अफ्रीकन और यूरेशियन, जब टू डिफरेंट डायरेक्शन में उनका मूवमेंट हुआ तो अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर आ गया। तो इस प्रकार से जनरली जो हम लोग का सेंट्रल इरप्शन होता है उसका मेन कॉन्सेप्ट, और जो हम लोग का फिशर इरप्शन होता है उसका मेन कॉन्सेप्ट, ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर ली है। और इसके पीछे के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जो पूरा एक प्रोसेस काम करता है, उसको भी हम लोगों ने बेसिक तरीके से समझ लिया है। और बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए अभी आने वाले अध्यायों में हम उस पर फिर से बात करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज्वालामुखी वाले अध्याय के लिए, वोल्केनो के चैप्टर के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें अभी आगे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम प्रोसेस पर ही ज़्यादा बात करेंगे तो सही नहीं होगा, और जितना भी हम लोगों ने बात की है इतना प्रोसेस के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग की सेकेंड हेडलाइन उसकी ओर चलते हैं, और जो ऑल मटेरियल्स ऑफ वोल्केनो, जो भी मटेरियल इत्यादि इससे निकल रहे हैं हम लोग उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स, मटेरियल इत्यादि को समझने के लिए ज़्यादा कुछ हमें नहीं समझना है इसमें, क्योंकि जो मटेरियल है सारी चीज़ों को पढ़ने के दौरान हम लोग उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन आइए एक बार हम लोग एक एक साथ सबको देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें तो इसमें स्टीम वास्प का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जो वास्प है वही एक तरीके से पावर लगाने का काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। जनरली आप सभी इसमें जानते ही होंगे। और इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आदि का इम्पोर्टेंट इसमें रोल हमें देखने को मिलता है। तो हमें गैस के फॉर्म में क्या क्या मिला, हमें SO2 मिला, हमें नाइट्रोजन मिला और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इन सभी के अलावा हम लोगों ने अभी स्टीम पे बात की, तो चार चीज़ें ये हो गई। इनके अलावा और क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, इनके अलावा जो भी अंदर से मैग्मा इत्यादि आता है, पांचवी चीज हो गई। और क्या मिलेगा, जब ये सभी चीजें आएंगी अंदर से पावर लगाते हुए, तो अंदर से कुछ जो चट्टान के टुकड़े इत्यादि भी हमें वहां देखने को मिलेंगे, तो वो हो गई हमारी छठी चीज। तो ये बेसिकली छह ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, गैसेस और हम लोग की स्टीम और जो भी मटेरियल इत्यादि आ रहा है अंदर से टूटते हुए वो, और हम लोग का मैग्मा जो कि जब बाहर आ जाएगा तो हम उसे लावा बोलने लगेंगे। ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और जो हम लोगों का अंदर से टूटा फूटा पदार्थ चट्टान का, क्योंकि जब विस्फोट होता है तो आ, जो अंदर का पार्ट है जहाँ से वो मटेरियल आ रहा है, तो वहाँ के जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं विस्फोट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट जो निश्रित पदार्थ हैं, जो मटेरियल निकलते हैं
ज्वालामुखी उद्गार के समय उसको हमने देख लिया। मैंने अभी आपको फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स के बारे में बताया कि जो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो विभिन्न प्रकार के चट्टान के टुकड़े भी निकलते हैं टूटते हुए, क्योंकि जब विस्फोट होगा तो धरती फटेगी उसमें, और अंदर से चूंकि पावर लगाते हुए फोर्स से उसका विस्फोट हो रहा है, तो इसीलिए चट्टानों के टुकड़े भी निकलते हैं, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, विखंडित पदार्थ हम जिसे कहते हैं। और गैसेस के बारे में हमने बात की, हमने स्टीम के बारे में बात की। तो ये हो गए हमारे जो भी निश्चित पदार्थ हैं, जो भी मटेरियल हैं। अब आइए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है ज्वालामुखी के अंग, पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इस फिगर के माध्यम से जो भी पार्ट्स हैं इसके इम्पोर्टेंट उसको समझाऊंगा। और ये मैंने इसका एक सिंपल सा फिगर बनाया है, इस तरह का फिगर आप एग्जाम में बना सकते हैं। हालांकि इतना कलर करने का तो आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक नॉर्मल सा ऐसा कोन बना के इस तरीके का अगर दिखा देंगे तो आपका फिगर परफेक्ट बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें नहीं जाननी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा है ज्वालामुखी छिद्र। ठीक है, ज्वालामुखी छिद्र, वोल्केनिक कोन और वोल्केनिक पाइप। तो इसमें बेसिकली हम लोग को इन्हीं तीनों टर्म्स को समझना है। जो हमारा ज्वालामुखी छिद्र होता है वो पहले बहुत ही छोटा होता है, वही छिद्र जब मान लीजिए कुछ बार और जब उसमें उद्भेदन होता है तो वो बढ़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रेटर। और जब क्रेटर बनने के बाद और ज्यादा उसमें उद्गार होता है कई बार, तो वो क्रेटर बन जाता है कॉल्डेरा। तो ये सारी चीजें जब हम लोग अभी लैंडफॉर्म्स देखेंगे तो वहां पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक हिंट के रूप में बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले छिद्र, छिद्र का जब और ज्यादा विस्तार होता है तो क्रेटर, और क्रेटर का जब और ज्यादा विस्तार हो जाता है तो वो हो जाता है कॉल्डेरा। और कभी कभी क्रेटर इत्यादि में जब मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, क्रेटर का फॉर्मेशन हो गया, मतलब क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, और उसके पश्चात कई 100 सालों तक कोई उद्गार नहीं हुआ, वहां पर जल का जमाव हो गया, तो कभी कभी क्रेटर लेक का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे होंगे। तो इस प्रकार से कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कार्डेरा, क्रेटर, क्रेटर लेक, ज्वालामुखी क्षेत्र। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले छिद्र, छिद्र जब और बड़ा हो जाएगा तो क्रेटर हो जाएगा, क्रेटर जब और बड़ा हो जाएगा तो कॉल्डेरा, और जब इसमें जल भर जाएगा तो हम उसे क्रेटर लेक भी बोलते हैं। या कॉल्डेरा में अगर जल भर गया तो कॉल्डेरा लेक। तो इस प्रकार से कभी कभी विशेष परिस्थितियों में लेक्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट अंग। ज्वालामुखी छिद्र की हमने बात की, हमने क्रेटर की बात की, हमने कॉल्डेरा की बात कर ली। ये वोल्केनिक पाइप है जिसके माध्यम से जो मटेरियल है वो आ रहा है नीचे से, पृथ्वी के अंदर से, और ये जो पूरा एक शंकु की आकृति बनी हुई है ये है वोल्केनिक कोन, ये है हम लोग का ज्वालामुखी शंकु। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है, बहुत सारे लोग जब ज्वालामुखी की बात होती है तो इस पूरे पहाड़ को ज्वालामुखी समझ लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ज्वालामुखी का तात्पर्य सिर्फ उस मुख से है जहां से ये मटेरियल आ रहा है। विस्फोट होने के बाद इस शंकु का निर्माण होता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी, इस शंकु को हम नहीं बोलते हैं, ज्वालामुखी का तो अस्तित्व पहले से था। एक छोटा सा कुछ छिद्र रहा होगा जहां से ये मटेरियल आया, लेकिन उसके आने के पश्चात जब इस शंकु का फॉर्मेशन हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं वोल्केनिक कोन। तो वोल्केनो में, वोल्केनिक कोन में और वोल्केनिसिटी में डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वोल्केनिक कोन को ही वोल्केनो समझ लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पहली बार जब उद्गार होगा तब हो सकता है ये इस कोन की आकृति में न रहा हो, लेकिन पहली बार उद्गार होने के बाद जब भी उद्गार होगा तब तो ये कोन बन ही चुका है, तब फिर कोन के रूप में रहेगा। लेकिन पहली बार जब उद्गार होगा तब ये कोन के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि कोन बनने के लिए तो इसको मटेरियल चाहिए ना, और मटेरियल कैसे आएगा? इस कोन के फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल मिलता है वो उद्गार से ही प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रही इसके संबंध में, और मुझे लगता है कि
एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं तो हम लोग का ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स हैं वो हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ कि टाइप्स में मैं आपको बता दूं बेसिकली हम दो बेस पे इनका डिवीजन करते हैं। एक तो हम कहते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और फिशर इरप्शन, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इनको हम रखते हैं उद्गार के आधार पे, मतलब किस प्रकार का उद्गार हो रहा है इस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हो गया हमारा पहला, उद्गार के बेस पे केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। और दूसरा जो हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब उद्गार की अवधि के आधार पे। और इसमें हम जनरली तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हम लोगों का होता है इसमें सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो मुझे लगा कि टाइप्स में जो हम लोगों का ज्वालामुखी के उद्गार में जो केंद्रीय और दरारी उद्गार वाला पोर्शन है वो काफी लंबा है, तो उसको हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। लेकिन टाइप्स का जो ये दूसरा वाला पार्ट है इसको हम लोग आज ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा है और जनरली आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि सिंपल सा नाम से ही लग रहा है कि सक्रिय में उन सभी हम वोल्केनोज को शामिल करते हैं जो अभी भी सक्रिय हैं और अक्सर उनमें जो भी आपका इरप्शन है वो होता रहता है। और प्रसुप्त वाला या जो हम लोग का डोरमेंट है उसमें हम किसको शामिल करते हैं, उसमें हम उन्हें शामिल करते हैं जिनका हमेशा तो नहीं होता उद्गार, लेकिन कभी कभी अचानक से हो भी जाता है। तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल शांत हो चुके हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली शांत हो चुके हैं जिनमें अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है उद्गार होने की। तो इस प्रकार से ये हम लोग के जनरली तीन हम लोगों के ये क्लासिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू जो इसकी उद्गार की अवधि के आधार पे। एक्टिव वोल्केनो अर्थात जो हम लोग का बिल्कुल अभी भी सक्रिय है, डोरमेंट जो अभी शांत है बट कभी भी आशंका बनी रहती है उद्गार की, और तीसरा शांत जो टोटली बिल्कुल शांत हो चुका है जिसमें कभी भी उम्मीद नहीं है कि इसमें कभी उद्गार होगा। इसे हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसके बारे में। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर हम सक्रिय या जागृत वोल्केनोज जो हमारे ज्वालामुखी है उनकी बात करें तो इनमें इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिलीपींस का पिनाटुबो भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसुप्त अगर हम ज्वालामुखी जो हमारे डोरमेंट वोल्केनोज हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें विसुवियस तथा क्राकाटाओ, विसुवियस तथा क्राकाटाओ जैसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। और शांत अगर एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की बात करें इसमें हमें कोह सुल्तान तथा देमवंत और पोपा एक प्रकार के सब शांत हमारे ज्वालामुखी हैं। तो पोपा, देमवंत और कोह सुल्तान ये सारे हम लोग के शांत के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। प्रसुप्त प्रसुप्त के मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स बता दिए, विसुवियस तथा क्राकाटाओ। और जागृत या सक्रिय के मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, एटना और स्ट्रोम्बोली और पिनाटुबो। फ्रेंड्स आपको बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक जनरलाइज वे में आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं जो कि जब आप इसके टाइप्स लिखेंगे तो इसमें से जो भी आपको याद रहे आप उसको वहाँ पे आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ज्वालामुखी का ये हम लोगों का पहला अध्याय था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ें देख ली। मैंने तो इसमें सिर्फ अंगों तक का ही ऐड किया था कि वहीं तक हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि टाइप्स काफ़ी बड़ा है इसका। तो टाइप्स का जो छोटा वाला सेक्शन है अर्थात जो इसका हम उद्गार की अवधि के बेस पे डिवीजन करते हैं, जो सबसे फेमस है और सबसे इजी भी है, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी, जो हम लोग के एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वाला क्लासिफिकेशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। छोटी सी चीज़ थी और आज हम लोगों ने पढ़ ली। तो इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग का यहाँ पे कवर हो चुका है। अब हम लोग का जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग पूरा फोकस करेंगे जो क्लासिफिकेशन का पहला आधार है। देखिए क्लासिफिकेशन के आधार होते हैं, मैं फिर से यहाँ पे बता दूं, ज्वालामुखी के वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला आधार क्या है, उद्गार के आधार पे, मतलब इरप्शन के बेस पे। उसके दो सब डिविजन्स हैं,
पहला सेंट्रल इरप्शन और दूसरा फिशर इरप्शन, दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्गार। वो भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। और सेकंड जो आधार है, इसमें क्या होता है, सेकंड वाले में मैंने अभी आपको बताया कि उद्गार की अवधि के बेस पे इसमें 3 सब डिविजन्स हैं, एक्सटेंट वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनोस एंड एक्टिव वोल्केनोस। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। और पहला वाला जो बेस है उसमें सेंट्रल और फेसर इरप्शन है, और सेंट्रल इरप्शन के अंदर 5-6 प्रकार है। तो वो बहुत बड़ा एक पार्ट है इस पूरे अध्याय का और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी समझने वाला है। उसमें हम लोग हवायन, स्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन, विसुवियन, जो भी हमारे अलग अलग प्रकार के वोल्केनोज हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, जुड़े रहिए। और अगर ज्वालामुखी से संबंधित ये जो हम लोग का लेक्चर था ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 के साथ और उसमें हम इसके जो डिवीज़न है, जो इसका सबसे लंबा क्लासिफिकेशन है, उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।